अगर बहुत सारे विद्यार्थी सिलिका को सिलिकॉन समझ रहे होंगे तो ये गलत बात है। सिलिका को सिलिकॉन समझने की गलती ना करें। अगर सिलिकॉन पूछा गया होता तो उपधातु होता, क्योंकि आपको हम बताए हैं कि जो उपधातु होता है उसमें आपका बोरान होता है, सिलिकॉन होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है। ठीक है, ये सब जो है उपधातु की श्रेणी में आते हैं, और भी तत्व उपधातु हैं। अब हम यहाँ पर आपको बता दें कि ये उपधातु नहीं बल्कि सिलिका जो है एक ऑक्साइड है। सिलिकॉन के ऑक्साइड को सिलिका कहते हैं। रियल में यह बालू है। क्या है जी? बालू है। तो सिलिकॉन सिलिका जो है SiO2 है। अब बालू एक मिश्रण भी होता है, लेकिन कब? जब उसमें ईंट पत्थर कंकड़ पत्थर ये सब मिला हो तब। प्योर बालू की बात की जाए तो सिलिका ऑक्साइड की भांति व्यवहार करता है, SiO2 होता है। अब बताइए सिलिका का मतलब, सिलिका सिलिका का सूत्र क्या है? अब आप जानते हैं कि कोई तत्व ही धातु होता है, या कोई तत्व ही अधातु होता है, या कोई तत्व ही उपधातु होता है। तत्व का ही 3 प्रकार, धातु, अधातु, उपधातु। जो तत्व नहीं है वो धातु, अधातु, उपधातु नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? 2। और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 1। तो 2 अनुपात 1। लेकिन यही प्रश्न अगर पूछता कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात या द्रव्यमान का अनुपात पूछता, तो फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं H2O। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा? 2। और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16। परमाणु संख्या 8 और द्रव्यमान संख्या 16। तो ये हो गया 2 अनुपात 16। लेकिन इसको सिंपल करेंगे, अनुपात को सरल करके लिखते हैं, तो 2 का आधा 1 हो जाएगा, और इसका आधा कितना हो जाएगा? 8। तो ये क्या है? द्रव्यमान के हिसाब से क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, और ये परमाणुओं के अनुपात अनुसार है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जय हिंद, मैं अंकित सिंह गोलू आज आपको 10th क्लास के विगत वर्षों में पूछे गए साइंस के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, और ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 2011 से लेकर के 2022 तक का जो प्रश्नों का पैटर्न है वो सेम रहा है। हालांकि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या कभी अधिक की गई है, कभी डबल की गई है, लेकिन पैटर्न और सिलेबस लगभग समान रहा है। तो आज हम आपको ले चलते हैं 2011 के प्रीवियस क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होगा उसको बेहतर तरीके से हम सॉल्व कराएंगे। उसके बाद आगे के वर्षों में, यानी कि 2012, 2013, 2014 ऐसे करके हम लोग अलग अलग क्लासों में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो जितना महत्व आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को दोगे उतना ही आपको सब्जेक्टिव प्रश्न को देना है। ये नहीं कि सब्जेक्टिव प्रश्न को कम या ज्यादा और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कम या ज्यादा, दोनों पर बराबर बराबर आपको समय देना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका 40 नंबर का साइंस में होगा, तो प्रीवियस प्रश्न को अगर आप बना जाते हैं, उसके बाद बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर जारी किया जाएगा उसको बना जाते हैं, और एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बना जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से और कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न की संख्या कुछ अधिक ही होंगी और उसमें बनाना आपको थोड़ा सा कम होगा। तो चलते हैं, ये एक पुस्तक है जिसमें प्रीवियस ईयर का बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, तो हम आपको सीधे साइंस के प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। 2011 में अलग अलग विद्यार्थियों के पास अगर अलग अलग पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नों का जो क्रम होगा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो प्रश्न 2011 में पूछा गया है वही प्रश्न किसी भी बुक में देगा, अलग नहीं देगा। विगत वर्ष का यही हुआ। तो हम लोग चलते हैं साइंस में। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2011 में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछा जाता था। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव का, इसमें है हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। ये 2011 का प्रश्न है। उस समय 2 पाली नहीं हुआ करता था, एक ही पाली में बोर्ड एग्जाम हुआ करता था, और आपका जो क्लास है वो ये 10th क्लास के लिए है और 2011 का प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम अक्रिय, हीलियम अक्रिय तत्व है। ठीक है, लेकिन हिंट्स के रूप में यहां पर आपको कुछ और याद कर लेना पड़ेगा। हम ऐसे आपको अभ्यास कराएंगे ताकि इस प्रश्न के साथ साथ इससे संबंधित, इससे मिलता जुलता कोई और प्रश्न पूछे तो वो भी नहीं छूटे। ठीक है, तो आप जानते हैं पहले प्रश्न का जो है यहां पर हम लिख सकते हैं, या है हिंट्स के रूप में लिख सकते हैं जो आगे आपको मदद करेगा। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये जो है अक्रिय तत्व है। कैसे है? अक्रिय तत्व, अक्रिय तत्व ये सभी है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर कोई नोट करना चाहे तो इसको नोट कर सकता है। ये 6 तत्व हैं अक्रिय, और इसका दूसरा नाम निष्क्रिय भी हो सकता है, या इसी को नोबेल गैस भी कहा जा सकता है, नोबेल गैस कहा जा सकता है। तो इस तीनों में से किसी नाम से पूछे तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर जो लिखना चाहे वो अपना अपना लिख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर आते हैं। जो दूसरा प्रश्न है
जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात। जल में पूछा जा रहा है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात। तो ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा 2:1। लेकिन आपको समझना यह है कि जब परमाणु संख्याओं का अनुपात का है तब ये आंसर सही है, लेकिन द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात का है तो ये आंसर प्रभावित हो सकता है, और कितना हो सकता है वो हम आपको बताएंगे। इसलिए इस प्रश्न का एक संकेत देंगे, सॉल्यूशन देंगे। आप सॉल्व करके भी लिख सकते हो, हिंट्स करके भी लिख सकते हो, हिंट्स जो आपको मदद करेगा आगे। ठीक है, तो यहां हम आपको एक हिंट्स करके दे देते हैं। ठीक है, देखिए जल का सूत्र होता है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात देखें तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, पहले समझ ले फिर आप लिखेंगे। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2, और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1, तो 2:1। लेकिन यही प्रश्न अगर पूछता कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात या द्रव्यमान का अनुपात पूछता, तो फिर हम यहां पर ले लेते हैं H2O। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा, 2, और 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16। परमाणु संख्या 8 और द्रव्यमान संख्या 16। तो ये हो गया 2:16। लेकिन इसको सिंपल करेंगे, अनुपात को सरल करके लिखते हैं, तो 2 का आधा 1 हो जाएगा, और इसका आधा कितना हो जाएगा, 8। तो ये क्या है, द्रव्यमान के हिसाब से क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, और ये परमाणुओं के अनुपात अनुसार है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2, और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1, तो 2:1। लेकिन यही प्रश्न अगर पूछता कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात या द्रव्यमान का अनुपात पूछता, तो फिर हम यहां पर ले लेते हैं H2O। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा, 2, और 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16। परमाणु संख्या 8 और द्रव्यमान संख्या 16। तो ये हो गया 2:16। लेकिन इसको सिंपल करेंगे, अनुपात को सरल करके लिखते हैं, तो 2 का आधा 1 हो जाएगा, और इसका आधा कितना हो जाएगा, 8। तो ये क्या है, द्रव्यमान के हिसाब से क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, और ये परमाणुओं के अनुपात अनुसार है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, आवर्त। ठीक है, तो आप देखिए आवर्त सारणी आपकी क्लास का 5वां लेसन है, 10th क्लास का 5वां लेसन, जिसका नाम है आवर्त सारणी। और आवर्त सारणी में आपको तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में पढ़ाई करना है। वहां पर जब आप तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का अध्ययन किए होंगे या करेंगे, तो आप जानेंगे कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को वर्ग कहते हैं और क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। मतलब कि ऐसा एक आवर्त सारणी जो बनाया गया होगा, इसमें ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे वाला, यानी कि उदर्ग जो स्तंभ है, ऊपर से नीचे वाले स्तंभ को उदर्ग स्तंभ कहते हैं, तो इसको वर्ग कहा जाता है। और जो बाएं से दाएं यानी कि क्षैतिज कतार होगा, बाएं से दाएं वाले कतार को क्षैतिज कतार कहते हैं, ये क्या होगा, आवर्त होगा। ठीक है, तो ये केवल आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया है। आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में जब भी आपसे पूछा जाए, या हिंट्स के रूप में लिख देते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी या केवल आवर्त सारणी का है, आधुनिक आवर्त सारणी के लिए, आधुनिक आवर्त सारणी के लिए, आवर्त सारणी का है या आधुनिक आवर्त सारणी का है, बात एक ही है। कभी कभी मेंडलीव का आवर्त सारणी या मेंडलीव का आवर्त सारणी पूछ देता है, मेंडलीव और मेंडलीव दोनों एक ही नाम है। तो ध्यान दीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त जो है वो 7 है। आवर्त कितना है, 7 है, और जो वर्ग है वो 18 है। वर्ग कितना, 18 है। लेकिन यही मेंडलीव के आवर्त सारणी में पूछा है, मेंडलीव के आवर्त, मेंडलीव के आवर्त सारणी के लिए पूछे, मेंडलीव के आवर्त सारणी के लिए पूछे, तो आवर्त तो 7 का 7 ही होगा, किंतु जो वर्ग है वो 10 कम हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बोला कीजिए, कोई दिक्कत। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितना है, वर्ग कितना है, 18 है। ठीक है,
लेकिन मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्त कितना है और वर्ग कितना है। ये तीसरा प्रश्न था। आप लिखना चाहें तो लिखते चलेंगे, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डाउट हो तो आप फिर दोबारा पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान देंगे आप। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपका मैट्रिक क्लास के लिए ही है, क्लास 10th का ही है और 2011 में ही पूछा गया है। और सबसे खास बात यह है कि 2011 का जो ये पेपर है वो हम भी दिए हैं, क्योंकि हम भी 2011 के मैट्रिक पास आउट है। सिलिका क्या है, चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिलिका क्या है। अगर बहुत सारे विद्यार्थी सिलिका को सिलिकॉन समझ रहे होंगे तो ये गलत बात है। सिलिका को सिलिकॉन समझने की गलती ना करें। अगर सिलिकॉन पूछा गया होता तो उपधातु होता, क्योंकि आपको हम बताए हैं कि जो उपधातु होता है उसमें आपका बोरान होता है, सिलिकॉन होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है। ठीक है, ये सब जो है उपधातु की श्रेणी में आते हैं, और भी तत्व उपधातु हैं। अब हम यहां पर आपको बता दें कि ये उपधातु नहीं बल्कि सिलिका जो है एक ऑक्साइड है। सिलिकॉन के ऑक्साइड को सिलिका कहते हैं। रियल में यह बालू है। क्या है जी, बालू है। तो सिलिका जो है SiO2 है। हाँ, बालू एक मिश्रण भी होता है, लेकिन कब, जब उसमें ईंट पत्थर कंकर पत्थर ये सब मिला हो तब। प्योर बालू की बात की जाए तो सिलिका ऑक्साइड की भांति व्यवहार करता है, SiO2 होता है। अब बताइए सिलिका का मतलब, सिलिका का सूत्र क्या है। अब आप जानते हैं कि कोई तत्व ही धातु होता है, या कोई तत्व ही अधातु होता है, या कोई तत्व ही उपधातु होता है। तत्व का ही 3 प्रकार, धातु, अधातु, उपधातु। जो तत्व नहीं है वो धातु, अधातु, उपधातु नहीं होगा। ठीक है, तो ये बताइए कि जब यह तत्व है ये नहीं है, तत्व है ये नहीं है, तो धातु, अधातु, उपधातु होगा। ये क्या है, यौगिक है। क्या है जी, क्योंकि आप जानते हैं एक से अधिक तत्व को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब इसमें भी बहुत सारा प्रकार हो सकता है। तो बताइए क्या SiO2 धातु, अधातु या उपधातु में से कोई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से। अगर यही सिलिकॉन कहा रहता तब आंसर क्या हो जाता, बोरान रहता तब भी, जर्मेनियम तब भी, एंटीमनी तब भी। नोट कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक क्लास का लेसन 4 जो है, चौथा लेसन, कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन तथा उसके यौगिक। ठीक है, जिसमें कार्बन से बने यौगिकों के बारे में पढ़ाई करना है, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ाई करना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में पढ़ाई करना है। ठीक है, उसी में हम लोग कुछ क्रियाशील मूलक पढ़ते हैं, कुछ क्रियाशील मूलक पढ़ते हैं। जैसे कि एकल बंधन OH को एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं जी, एल्कोहल कहो चाहे अल्कोहल कहो, बात एक ही है। एकल बंधन CHO हो जाता है तो इसको एल्डिहाइड कहते हैं। एकल बंधन CHO को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्या उपयोगिता है, कैसे नामकरण किया जाता है, वो सब आपको सिलेबस में पढ़ना है। यहाँ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आंसर बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर एकल बंधन COOH हो जाता है तो ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल या केवल और केवल अम्ल। ये भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक के प्रश्न में 1 से अधिक बार पूछा जा चुका है। उसके अलावा अगर हम आपसे बोले कि एकल बंधन NH2 हो जाए तो इसको एमीन या अमीन कहते हैं, एमीन या अमीन कहते हैं। उसी तरीके से आपका ये जो ईथर का भी होता है, कीटोन का भी होता है, सब हम आपको लिखवाएंगे तत्काल। ये जो इंपॉर्टेंट है आप लिख लीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिटा दे हम। अब अगला प्रश्न है, लिख देते हैं, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। 6 नंबर, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, कैसे बना रहता
ऑप्शन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप सभी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किए होंगे। बायोलॉजी के अंतर्गत आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ाई करना है। पौधे अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, और इस क्रिया में पेड़ पौधे जो होते हैं उनके पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है, और यह प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से जल, वायुमंडल से CO2 और सूर्य का प्रकाश तो होता ही है, इससे मिलाकर के अपना भोजन बनाता है। और जब भोजन बनाता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जो होता है, कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? थोड़ा सा अपनी जानकारी प्रबल रखे, नहीं तो ऐसा फिर यही गलती स्टूडेंट करते हैं। हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, मानव या जंतुओं की बात करें तो, और CO2 उत्सर्जित करते हैं ना जी। और पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं, CO2 और O2 उत्सर्जित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना जो भोजन होता है उसको बनाने के बाद। ठीक है, उसके रिएक्शन को भी आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग करबे करेंगे। अभी हम लोग डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। क्या? प्रकाश संश्लेषण ये बैलेंस बना के रखता है। हम लोग O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, वो CO2 लेता है और O2 देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधों में श्वसन के दौरान ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, यही ना कह रहा है। तो इसमें तो कुछ समझना नहीं है, क्योंकि इसको आपको याद कर लेना है। बायो के भीतर आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन इसको याद कर लेना है। तो ऐसे प्रश्न को हम नहीं लिख करके और डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं 3.5 जूल प्रति मोल। 3.5 जूल प्रति मोल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 3.5 जूल प्रति मोल। ठीक है, याद करने वाला था। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं जी। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसका जो ऑप्शन आपके बुक में दिया गया है, या प्रीवियस ईयर का 2011 का क्वेश्चन सब है, तो इसमें दिया गया ए में 2, बी में 8, सी में 1 और डी में 4। यहां पर थोड़ा सा सावधानी बरतना है। अगर कहे मानव हृदय में कितने प्रकार के कोष्ठक पाए जाते हैं, कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, आलिंद और निलय। आलिंद और निलय 2 तरह का ही होता है। एक तरह का आलिंद होता है, एक तरह का निलय होता है। लेकिन कह रहा है कितने का मतलब नंबर पूछ रहा है, संख्या, तो ये 4 हो जाएगा। इसलिए क्योंकि दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय, बाया निलय। ठीक है, निलय भी 2 होता है और आलिंद भी 2 होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता मानव हृदय में कितने प्रकार के कोष्ठक होते हैं, तो आंसर 2। आंसर कितना होता है? लेकिन कितने कोष्ठक, तो क्या हो जाएगा? 4। दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय, बाया निलय। लिख दे कि हो जाएगा? हो जाएगा ना? आगे पढ़ेंगे भी हम। चलिए ध्यान दीजिए, सब्जेक्टिव के अभ्यास के दौरान हम इसके यूनिट को डिटेल में आपको बताएंगे। अभी ये जान जाइए कि MMHG जो है ये क्या है जी? तो मानव के हृदय का जो दाब होता है, मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप या रक्त दाब होता है, उसी का माप है, उसका यूनिट है। जैसे द्रव्यमान को केजी में, ग्राम में, आप लंबाई को मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में, इंच में मापते हो ना जी, तो वही इसका माप है। ठीक है, डिटेल में सब्जेक्टिव में हम लोग समझेंगे, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, प्रकुचन की बात कर रहा है। प्रकुचन, शीतलन की बात नहीं कर रहा है, प्रकुचन की बात कर रहा है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तचाप होना चाहिए वो 120/80, 120/80 होना चाहिए। उच्च दाब 180 और निम्न दाब 120 और निम्न दाब कितना होना चाहिए? 80। तो प्रकुचन की बात करें तो आप कितना मारोगे? 120 मारोगे। ठीक है, यहाँ पर 120/80, 120/80 है तो 120 मारोगे। कोई दिक्कत? इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, हृदयाघात कैसे हो जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर है क्या,
डिटेल में, चूंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग बना रहे हैं, अगर उतना डीप में जाने लगे तो फिर पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को खत्म करने में बहुत समय लग जाएगा। हम लोगों का टारगेट है कि प्रत्येक दिन कम से कम 2 पाली को सॉल्व करें, ठीक है।